हर सेल एक मिनी फैक्ट्री की तरह होता है जिसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स वर्कर की तरह डिफरेंट काम करते हैं। सेल के अंदर जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, उन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। आज हम इन्हीं सभी ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कौन क्या काम करता है, कैसे पूरा सिस्टम वर्क करता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ईआर के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बाउंड नेटवर्क है जो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होता है, मतलब साइटोप्लाज्म में पूरा फैला हुआ नेटवर्क है ये। एग्जैक्टली कहाँ पे होता है? तो ये ना न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात करें इसके प्रकार की, टाइप्स की, तो ये दो टाइप का होता है, आरईआर और एसईआर। आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि आपको पता ही होगा। तो रफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं, जिसकी वजह से वो खुरदरा दिखता है, रफ दिखता है, इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला। वही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई राइबोसोम नहीं होता, इसकी वजह से वो स्मूथ दिखता है पूरा। ओके, अब फंक्शन जान लेते हैं। आरईआर प्रोटीन बनाते हैं, वहीं एसईआर लिपिड्स बनाते हैं। यही प्रोटीन और लिपिड सेल के डिफरेंट पार्ट्स में भेज दिए जाते हैं जहाँ पे भी इसका जरूरत होता है, और यही प्रोटीन और लिपिड मिलकर सेल मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग बायोजेनेसिस भी कहते हैं, जो कि एनसीईआरटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना। बायोजेनेसिस किसको बोलते हैं? हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उसका फॉर्मेशन होता है हमारी लिपिड और प्रोटीन से, जो कि बना रही है हमारी एसईआर और आरईआर मिलकर। ठीक है, इसी को हम लोग बायोजेनेसिस बोल देते हैं, तो इस चीज को याद रखना। अच्छा, एसईआर ना लिपिड फॉर्मेशन के अलावा भी हार्मफुल केमिकल्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है, स्पेशली लीवर सेल्स में। ओके, तो इस बात को याद रखना है। अब हम लोग आगे बात करते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम ना मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, ये ऐसे ही साइटोप्लाज्म में भी पड़ा होता है, एंड हमारे सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, और भी एक दो सेल ऑर्गेनल्स में होता है, जो कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ओके, ये प्रोटीन सिंथेसिस का मेन साइट है, लेकिन ये बात को भी आप लोग याद रखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस को किन्होंने ढूंढा था? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलियो गोल्गी। इनके बारे में आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप एक बार रीड कर लेना। अच्छा, अब हम लोग जान लेते हैं कि ये करता क्या है। ओके, तो गोल्गी अपैरेटस जो है ना, वो मेनली काम करता है पैकेजिंग का और मॉडिफिकेशन का एंड ट्रांसपोर्ट का, ये तीनों काम कर रही है। कैसे करता है? तो सबसे पहले जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बनकर आती हैं, तो ये उसको मॉडिफाई करता है एंड पैकेज करता है और उन्हें वेसिकल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर देता है। ये सेक्रेटरी वेसिकल्स भी बनाता है, और प्लांट्स में सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है ना, वो यहीं से। नेक्स्ट है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम में ना बहुत ही पावरफुल एंजाइम्स होते हैं जो वेस्ट मटेरियल और फॉरेन सब्सटेंस को डाइजेस्ट करते हैं, और इसे ही सुसाइड बैग भी बोला जाता है, क्योंकि अगर सेल डैमेज हो जाए तो लाइसोसोम अपने एंजाइम्स को रिलीज करके पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे ऑटोलाइसिस कहते हैं, पता होगा आपको। आगे हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, द ओजी पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और इसमें एटीपी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मेन साइट माना जाता है। ये बाकी सेल ऑर्गेनल से थोड़ा ज्यादा स्पेशल है। ज्यादा स्पेशल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके खुद के पास डीएनए और राइबोसोम होता है। खुद के पास मतलब देखो, सेल में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास है डीएनए, राइबोसोम वगैरह, लेकिन इसके खुद के पास राइबोसोम भी है और खुद का डीएनए भी इसके पास है, और ये इसलिए ये सेमी ऑटोनोमस है। अब देखो, ऑटोनोमस का मतलब होता है हमारा न्यूक्लियस जैसे वो खुद का सारा काम कर सकता है, डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है, प्रोटीन बनवा सकता है, लेकिन ये सेमी ऑटोनोमस है, मतलब खुद का प्रोटीन तो बना सकता है, लेकिन सारा प्रोटीन नहीं। जितनी प्रोटीन की इसको नीड है, ये उतना प्रोटीन नहीं बना सकता है। कुछ प्रोटीन के लिए इसको न्यूक्लियस पे आधारित रहना पड़ता है, इसलिए ये ऑटोनोमस ना होके सेमी ऑटोनोमस है। ओके, अब है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स ना एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों में होते हैं, पर प्लांट सेल्स के जो वैक्यूल्स होते हैं ना, वो थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं एनिमल सेल्स की अपेक्षा। प्लांट सेल्स में बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि प्लांट सेल्स में वो टर्गर प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं इनको, और रिजिडिटी देते हैं। तो टर्गर प्रेशर क्या होता है? तो आप देखो, जैसे आप बलून में पानी भरते हो तो वो बाहर की तरफ फूलता जाता है ना, तो वैसे ही हमारी प्लांट की जो सेल होती है, उसमें जब ऑस्मोसिस के थ्रू पानी जाता है तो सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ शिफ्ट होती है, लेकिन उसके बाहर क्या है? सेल वॉल है। तो सेल वॉल एक जगह जाके उसको रोक लेता है। सेल वॉल क्योंकि अपनी जगह से ना ही वो इधर जाएगा ना ही उधर जाएगा, वो रिजिड है, तो वो उसको रोक लेता है कि नहीं, मैं तेरे को बाहर नहीं जाने दूंगा। तो वो उसको रोक लेता है, तो उसके प्रति प्रेशर लगा रहा है सेल वॉल उधर अंदर की तरफ, और सेल मेम्ब्रेन किधर प्रेशर लगा रहा है? बाहर की तरफ। तो जो वैक्यूल होता है ना, वो सेल मेम्ब्रेन को हेल्प करता है प्रेशर लगाने में सेल वॉल के अगेंस्ट। इसी चीज को टर्गर प्रेशर बोला जाता है।
होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्लास्टिड की। तो प्लास्टिड ना सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अलग अलग तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। एक प्लास्टिड की हम लोग बात करते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है ना, वो सनलाइट अब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। आपको पता ही होगा, आपने 7th क्लास में पढ़ रखा होगा। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा ER के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जो कि सेंसस करता है लिपिड का एंड प्रोटीन का। हमने पढ़ा गोल्गी apparatus के बारे में जो कि पैकेजिंग में हेल्प करता है एंड ट्रांसपोर्ट में। हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो कि एनर्जी बनाता है। लाइसोसोम के बारे में पढ़ा जो कि वेस्ट का क्लीनेज करता है। होप आपको वीडियो समझ में आई हो। हमने सारी चीज़ें NCERT से कवर करी हैं जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल।